नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी की घटी हुई कमाई, चिंता के इस त्रिकोण में जनता खड़ी है। निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों पेश होने वाले बजट पर लगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स के जाल में फंसे आम इंसान की ख्वाहिश बस इतनी है कि टैक्स पर राहत मिल जाए, जो पिछले कई वर्षों से बजट में नहीं मिली। जब देश में पिछले 8 साल से टैक्स पर कोई बड़ी राहत बजट में सरकार ने आम जनता को नहीं दी है, तब क्या 5 राज्यों के चुनाव से पहले आ रही सरकार की इस डिजिटल बजट वाली प्रति में टैक्स छूट वाला तोहफा मिल पाएगा, जो लाख दुखों की एक दवा है? महंगाई का हाल ये कि देश में 9 महीने से थोक महंगाई दर 10% के ऊपर। आम आदमी की घटी हुई कमाई का हाल ये कि सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय भी 5 साल में 52% घट गई। बेरोजगारी का दर्द ये 4 महीने में देश में बेरोजगारों की तादाद 3 करोड़ 18 लाख पता चली। तब क्या जो लाख दुखों की एक दवा है, क्यों न टैक्स घटाए वाली तर्ज पर सरकार बजट में राहत देगी? एक सैलरी क्लास इज द ओनली क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है। कि हम भी अपना टैक्स भरते हैं, जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा लोगों को। 5 साल में सरकार बदल जाती, यहाँ तो 8 साल से सरकार ने टैक्स में कोई बड़ी राहत देश की जनता को नहीं दी। बस इतना सा ख्वाब लिया आम आदमी इंतजार कर रहा है कि वो दिन आ जाए, वित्त मंत्री कह दे कि जाओ जनता टैक्स घटा दिया, जी लो अपनी जिंदगी। काहे कि 2014 में आखिरी बार टैक्स में छूट वाली बड़ी घोषणा हुई, उसके बाद से बियाबान सूखा पड़ा। हाँ, 2018 में अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते स्टैंडर्ड डिडक्शन में सरकार ने राहत दी तो थी, तो जनता को मेडिकल बिल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से मिलने वाले 30,000 रुपए के फायदे को खत्म भी तो कर दिया था। कान टैक्स की कैंची से घुमा कर पकड़ लिया था। बस इसी कारण 2 बार सत्ता में बैठाने वाला आम आदमी दुआ करते हुए ये दोहा पढ़ता है, टैक्स इतना लीजिए जामे जनता का घर चल जाए, मैं भी जिंदगी जी सकूं, सरकार भी विकास का काम कर पाए। काफी दिन हो गए, एटीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी मात्र 50,000 रुपये है, उसको कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ाना चाहिए। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो खत्म कर दिया गया है, उसको दोबारा से बहाल करना चाहिए। आजकल महंगाई इतनी है कि वो आज ज्यादा टैक्स मार देता है लोगों को। अब मेरे जो फैमिली एम्प्लॉयज है, दोनों फादर एंड मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जितनी हिसाब से सैलरी है उस हिसाब से टैक्सेस भी जा रहे हैं, और टैक्सेस काफी जा रहे हैं। अभी प्रॉपर्टीज के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, बाकी चीजों के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो टैक्सेस काफी बंदे के जो ओवरऑल सर्कल होता है, ओवरऑल इन हैंड सैलरी होता है, उस पर काफी इफेक्ट डालता है। जम्मू के अनमोल की बात सुनने के बाद आपको लगेगा क्या वाकई टैक्स इतना है कि हाथ में वेतन कम लगता है? अब आप ये जान लीजिए कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी सर्विस कराई तो टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैम्प ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज, फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़ बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चले तो टिकट पर टैक्स कटाता है आम आदमी। फ्लाइट के टिकट में कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज होता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरती है जनता। घर का राशन खरीदा तो एक सामान पर जीएसटी जुड़ी रहती है, यानी आप टैक्स भरते हैं। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट भी बिना टैक्स के नहीं मिलता। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स। निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी जनता टैक्स भरती है।
निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरती है। बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी है, आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर बात पर टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। इतने तरह के टैक्स भरने के बाद आम आदमी की सीटी बच जाती है। शालिनी अरोड़ा जैसी गृहिणियों को समझ नहीं आता, पेट काट कर घर चलाएं, ये मान ले कि टैक्स भरकर देश चला रहे हैं। दाल है वो कोई भी 150 से कम की नहीं है। जो बजट हमारा 23-24 हजार तक होता था, आज वो 35 हजार तक पहुंच गया है। इस बार बजट में टैक्स में राहत की निर्मल घोषणा वित्त मंत्री करें, इसकी चाहत की बड़ी वजह में से एक है महंगाई। बजट से पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई को लेकर चिंता जताई है। दिसंबर महीने में थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। साल भर में रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ। बीते साल पेट्रोल डीजल का दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा। खाद्य तेलों के दामों में 50% तक का छौंक लगा। महंगाई बढ़ती है तो आय और खर्च में आम आदमी के घर के भीतर असमानता आ जाती है। टैक्स लगातार भरता आ रहा आम आदमी तब उम्मीद करता है टैक्स में राहत सरकार दे। उसे टैक्स में राहत इसलिए भी चाहिए क्योंकि कच्चे तेल का दाम 7 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। जनता समझदार है, वो भविष्य देखना जान गई है। उसे अंदेशा है 5 राज्यों में चुनाव के कारण ही अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, वो भी बढ़ गए और टैक्स में राहत नहीं मिली, तब कैसे घर चलेगा। हमें पता है जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे वैसे जैसे ये अभी रोड्स बनवा रहे हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद ये वापस से हाई होने वाले हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो है कि मिडिल क्लास इंसान इतना ही चाहता है कि नॉर्मल हमारे जितने भी रहते हैं एक्सपेंसेस वो नॉर्मल ही जाए, क्योंकि हम भी अपना टैक्स भरते हैं। जितने भी लोग हमारे जितने भी बाकी भाई लोग हैं वो सब टैक्स भरते हैं, तो वो जस्टिफाई होना चाहिए। ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो अपना टैक्स चुराते हैं, बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता। गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता तो वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, अल्कोहल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो उससे काफी मिडिल क्लास लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। अमीर आदमी को रिबेट मिल जाती है, गरीब आदमी को सब्सिडी। मिडिल क्लास आदमी देश का टीवी देखता रहता है कि बजट में इस बार टैक्स वाली छूट आएगी, फिर निराशा हाथ लगती रही। यही कारण है एक बड़े ऑनलाइन सर्वे में 74% जनता की बहुमत से राय है कि आयकर में छूट बजट में दी जाए, टैक्स के स्लैब को रिवाइज किया जाए। 11% जनता चाहती है पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार टैक्स और घटाए। 11% जनता ये भी चाहती है कि जीएसटी काउंसिल से बात करके जरूरी आइटम पर टैक्स की दरों में कमी लाई जाए। एज ए वर्किंग क्लास हम तो ये चाहेंगे कि हमें थोड़ा टैक्स में टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसमें थोड़ी राहत मिले। अभी जो करंट स्लैब्स में हम एक सैलरीड क्लास इज द ओनली क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। सो हम भी चाहेंगे कि हमें कुछ टैक्स में राहत मिले जिससे हमारा भी टैक्स बचे। वी एंड अप पेइंग 30% टैक्स। सो कुछ ना कुछ हम एटीसी में जो 1.5 लाख की जो रिबेट है हम चाहेंगे कि यार उसको बढ़ा के 2 से 2.5 लाख रुपया कर दिया जाए, थोड़ा टैक्स लिवरेज और हो। ये हमारी वी आर एज ए सैलरी क्लास वी आर एक्सपेक्टिंग दिस दैट ये होना चाहिए। अगर हमारे एंगल से सोचे तो अगर मिडिल क्लास का जो खर्चा इन 2 सालों में बढ़ गया है और आमदनी आधी हो गई है, अगर वो बैलेंस कहीं पे अचीव किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल अ मिडिल क्लास पर्सन विल आस्क फॉर। क्योंकि सब तरफ कोविड की वजह से तनख्वाहें तो हमारी कट गई और टैक्सेस बढ़ गए हैं और हमारा घरेलू खर्चे लिटरली डबल हो गए, चाहे वो सब्जी के दाम है, चाहे वो ग्रोसरी है, किराना है, सब। तो अगर हमें सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे सकती है, दैट इज ऑल आई वुड आस्क फॉर। यानी हुआ ये कि महंगाई बढ़ी है। कोरोना काल में या तो सैलरी घटी है आम आदमी की या फिर सैलरी बढ़ी नहीं। खर्च बढ़ गया तो पैसा है कहाँ आम आदमी के पास। ऐसे में टैक्स घटौती ही क्या इकलौता मुख्य विकल्प है जिससे जनता को राहत देना जरूरी है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार बजट लाती है, मकसद होता है अगले साल देश और देशवासियों का जीवन कैसे चलेगा। हर वर्ष वित्त मंत्री अपने बजट में सरकार कहां खर्च करेगी और सरकार कहां से पैसा लाएगी दोनों हिस्से बताती है। इसे 1 रुपए के आधार पर अगर समझें तो सरकार उधार और दूसरे लोगों से 20 पैसा पाती है। निगमों के टैक्स से सरकार के पास 18 पैसा आता है। जीएसटी और दूसरे टैक्स के जरिए 18 पैसा आता है। इनकम टैक्स आपसे लेकर सरकार 17 पैसा जमा करती है। सीमा शुल्क के सहारे 4 पैसा आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जरिए 7 पैसा कमाया जाता है। सरकारी योजनाओं के जरिए 10 पैसा आता है। पूंजी खाते के जरिए 6 पैसा इकट्ठा किया जाता है। इस तरह सरकार बजट के लिए
₹1 का इंतजाम कर पाती है, जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और दूसरे शुल्क ही सरकार की आमदनी के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसी पैसे से विकास की योजनाओं में खर्च होता है। कुछ लोगों की राय होगी कि टैक्स में छूट देंगे, फिर पैसा कहां से आएगा? इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए। बजट पेश करने आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे पहले आम आदमी की 2 परेशानी सुननी होगी। हमारी भी सैलरी पे फर्क पड़ा क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पे आ गए, तो हमारी भी तनख्वाह कम हुई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन फीस हम उतनी देते रहे। छोटी छोटी बीमारियों में भी टेंशन लेके हम हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, हम मेडिसिन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक गरीब आदमी अपने आप को घर पे अपना खुद का देखरेख कर सके। अर्थव्यवस्था में तो हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने आज की डेट में अदर देन इनकम टैक्स एवरीवेयर दे आर मतलब वी आर बीइंग टैक्स्ड। इनकम टैक्स तो एक टैक्स है डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत देते हैं, हर चीज में जीएसटी है। सो एज ए कंज्यूमर वी वांट दैट कि हमें कुछ ना कुछ टैक्स से राहत मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हो चुके हैं, इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है। सो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, जिससे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करके इन्फ्लेशन कम करनी चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले दिल्ली की शीला बहल की बात। ऐसी आम जनता की परेशानी है सैलरी घटना, लेकिन खर्च में कटौती न आना। उस पर कोरोना के संकट काल में मेडिकल खर्च जरूर और बढ़ जाना। क्या ये बात सच है? पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के आइस 360 सर्वे 2021 के मुताबिक जहां सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना आय में पिछले 5 वर्ष के दौरान 53% की गिरावट आई, वहीं लोअर मिडिल क्लास लोगों की घरेलू आय में भी 32% की कमी देखी गई, जबकि मिडिल क्लास के लोगों की इनकम 8% घट गई। अब आय तो घट गई, लेकिन टैक्स तो कहीं से कोई घटा नहीं। इसीलिए जेपी सिंह जैसे करोड़ों आम लोगों की चिंता ये है कि टैक्स ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, महंगाई ज्यादा है। यही कारण है कि देश के राष्ट्रपति तक टैक्स कटने से हाथ में आने वाली बची खुची आय का जिक्र करते हुए कह चुके हैं। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? बाजार में तब चिंता की बात यह भी, कोरोना काल में गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी बढ़ी। क्यों? क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं तो बाजार कहां से जाएं? बाजार में सामान कम खरीदा गया तो धंधा घटने से रोजगार घट गया। अब रास्ता क्या है? लोगों की जेब में पैसा आना, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग घूमने के लिए जाएंगे, लोग पिक्चर देखने जाएंगे, लोग शॉपिंग करने जाएंगे। अब एक व्यक्ति शॉपिंग करने जाता है, एक महिला शॉपिंग करने जाती है, तो उससे 50 लोगों को रोजगार मिलता है। अब एक ड्रेस आप नहीं लेती हैं तो उससे जो है ड्रेस का सप्लायर, ड्रेस का टेलर, ड्रेस का फिटर, ड्रेस को कई तरह की चीजें सप्लाई करने वाले बहुत लोगों को जो है रोजगार मिलता है। एक नई कार खरीदी जाती है तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। कोई लैंप देता है, उसके कोई टायर सप्लाई करता है, कोई हॉर्न सप्लाई करता है, कोई इंश्योरेंस करता है उसकी, कोई इसको फाइनेंस करता है। तो इसके लिए लोगों की जेब में पैसा आना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। यानी टैक्स में राहत मिले और महंगाई से मुक्ति मिले तो जनता के हाथ में पैसा बचेगा। आम आदमी के पास पैसा होगा, बाजार में अपनी इच्छा और जरूरत मुताबिक खर्च कर पाएगा। खर्च करेगा तो बाजार में और डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो रोजगार के नए अवसर होंगे, बेरोजगारी घटेगी, अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। सारे मर्ज की एक दवा है, सरकार टैक्स घटाए, इनकम टैक्स में छूट दे, जीएसटी काउंसिल से बात करके कई दरों में राहत दिलाए। दिल्ली से तेजश्री पुरुंदरे और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। गीता में लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब कलयुग चल रहा है, केंद्रीय मंत्री का नया ज्ञान जनता के लिए आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए तो आलू प्याज दाल की महंगाई की चिंता मत करो।
क्या खाए और क्या नहीं खाए। मैं इतना ही गवर्नमेंट से बोलती हूँ कि प्लीज कुछ कीजिए। कहाँ अच्छे दिन ला रहे। पहले महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी। जगह 1000 रुपया लेके जाओ, 2-3 सामान आता है उसमें। किस तरह से जिएंगे? ऐसा जीना बहुत मुश्किल हो गया। देश के बजट का इंतजार करता आम आदमी जहां महंगाई के कारण अपने घर का बजट नहीं संभाल पा रहा, वहां कपिल पाटिल, देश के पंचायती राज राज्य मंत्री का मंत्र है कि नरेंद्र मोदी को प्याज आलू की कीमत कम करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री जी की महंगाई पर जनता को नसीहत है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अगर चाहते हो कि भारत के पास आ जाए तो आलू, प्याज और दाल के दाम से बाहर निकलकर सोचो। कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। म्हणून कांदे, बटाटे, तूरडाळ, मुगडाळ याच्यातून बाहेर आपण आलं पाहिजे। मंत्री जी की तो माने जनता कहां आलू, प्याज, दाल के दामों को लेकर फिक्र करती है। कल्याण की एक सभा में बोलते केंद्रीय मंत्री को लगता है कि जब 2024 में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत वापस लेने वाला है तो जनता को आलू, प्याज के दाम यानी महंगाई की चिंता छोड़ देनी चाहिए। 750 रुपये किलोचा मटन आपण घेऊन 10 रुपयाचा कांदा त्याच्यातला 750 रुपये किलोचं मटन आपल्याला महाग वाटत नाही, 10 रुपयाचा कांदा आपल्याला महाग वाटतो। 500-600 रुपयाचा पिझ्झा खातात की मोदीजींना कांदे बटाट्याचा भाव कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री केलं नाही। जनता को पीओके का ख्याली पुलाव खिलाकर महंगाई पर आंख बंद कर लेने का ये दिव्य ज्ञान देने वाले केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल खुद 36 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। हलफनामे के मुताबिक इनके और इनके परिवार के पास 3 करोड़ रुपए की तो कार है और जनता को बताते हैं कि महंगाई की चिंता क्यों करते हो, वोट देने का कर्म करो, क्योंकि क्या पता 2024 तक पीओके ही भारत में ये वापस ले आए, जैसे ये भी जाकर एक प्लॉट महंगाई से परेशान आम आदमी को वहीं दिला देंगे। मिथिलेश गुप्ता, ठाणे, आज तक। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां मुख्यमंत्री गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट बनती है जब सारे मंत्री बैठक करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? एक दिन अचानक राजधानी के पास की ही गौशाला में दर्जनों गोवंशों के मृत शरीर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या गाय सिर्फ राजनीतिक प्राणी बनकर भुला दी जाती है? भूसा भी आ गया, पानी का टैंकर भी आया, डॉक्टर भी पशुओं के आ चुके और गायों का इलाज शुरू हो गया। भोपाल की इस गो सेवा भारती गौशाला में तस्वीर देखकर लगेगा वाकई सरकार गायों गोवंशों की कितनी चिंता करती है। लेकिन ये चिंता तब पैदा हुई जब राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर मौजूद इस गौशाला के पास गड्ढे में गोवंश के मृत शरीर पाए गए। गौशाला के पास चारों तरफ कंकाल बिखरे हुए मिले जब दिखा कि गायों के नाम पर करोड़ों रुपए फंड और दावों के बावजूद हकीकत डरावनी है। उस गौशाला में अभी भी 400 के करीब गाय हैं, लेकिन कुछ गाय यहाँ पे हमें ऐसी दिख रही हैं जिनकी स्थिति बेहद ज्यादा दयनीय है। कई गाय हैं छोटी, जो बछड़े देखे हम तो वो तड़प रही हैं इस वक्त हम जब इस गौशाला में पहुंचे। इस गौशाला की संचालिका निर्मला शांडिल्य है, बीजेपी की नेता है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है प्रति गाय प्रतिदिन 3 रुपए का अनुदान बढ़ाकर 20 रुपए प्रतिदिन किया जा चुका है। सरकार दावा करती है कि 21-22 में गायों के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करके 81 करोड़ रुपए बांट भी दिए गए। लेकिन अब गायों के लिए शमशान बन रही गौशाला की आरोपी संचालिका का दावा सुनिए। खर्चा तो हमारा एक गाय पे डेली का अगर आप चाहेंगे तो 200 रुपए भी कम पड़ते हैं एक गाय के लिए डेली, कर्मचारी मिला के भी। अभी सरकार से जो अनुदान मिल रहा है सर प्रति गाय के तो पूरा 1 साल तक थोड़ी देते हैं, वो लगातार 1-8 महीने का दे देते हैं बाई चांस, तो 1.5 रुपए या 2 रुपए इससे ज्यादा नहीं देते एक गाय का एक दिन का। अगर फंड दिया जाता है तो क्या निगरानी नहीं की जाती, या फिर गायों के नाम पर फंड की बंदरबाट हो जाती है? जो सरकार खुद को धर्म प्रेमी बताती है, जिस सरकार ने गौ माता के संरक्षण संवर्धन को लेकर बड़े बड़े दावे किए, जिन्होंने गो कैबिनेट बनाने की बात करी, जो सारे कागजी जुमले साबित हुए हैं, यह सब उन दावों को
दावों की वास्तविकता इन तस्वीरों से सामने आ रही है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां मुख्यमंत्री गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करते हैं। जिस राज्य में गो कैबिनेट बन जाती है और गायों की सुरक्षा पर बैठक की जाती है, लेकिन लगता है गोहित की जितनी चर्चा रहती है, दावा है खर्चा उतना नहीं होता। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। राजनीति के मैदान से आज दो दिलचस्प खबरों ने सुर्खियां बटोरी। एक तस्वीर दिल्ली से आई जहां स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैरों की धूल को माथे से लगाया। वहीं दूसरी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के ही शागिर्द रहे एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारकर अखिलेश की घेराबंदी करने की कोशिश की। पहली तस्वीर संसद की है, जहां मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तभी स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, स्मृति ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए। आशीर्वाद के तौर पर मुलायम ने स्मृति के सर पर हाथ रखा। सियासी गलियारे में इसे यूपी चुनाव में यादवों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एसपी सिंह बघेल को अखिलेश के खिलाफ करहल से उतारकर बीजेपी ने यह संदेश दे दिया कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को वॉक ओवर नहीं देगी। अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। 100% पूरी तैयारी है। करहल में कमल खिलेगा। ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी। और केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। विकास और विनाश के बीच में ये इलेक्शन होगा। लोग 12 से 17 के बीच की घटनाओं को नहीं भूले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। तो क्या मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी अखिलेश को चुनौती दे सकती है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि वो चुनाव प्रचार करने से भी इनकार करते हैं। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा जरूर आऊंगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। तो जिस सीट पर अखिलेश जीत के बाद आने की सोच रहे हैं, क्या उस सीट पर 2002 की तरह एसपी सिंह बघेल भगवा लहरा सकते हैं? 2002 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेरे को 7 साल की उम्र के बाद के सब रिकॉर्ड याद हैं। मैं एक बार पुनः कह दूं, कृपया डेमोक्रेसी में किसी को किला ना कहें। अगर वो किले हैं तो वो अमेठी के किले को मैंने ढहते हुए देखा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश को ललकारने के लिए केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को उतारकर करहल के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। एक समय उनकी गिनती यादव परिवार के करीबियों में होती थी, लेकिन अब उन्हीं एसपी सिंह बघेल के कंधों पर बीजेपी ने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाने की जिम्मेदारी डाली है। ये नाम किसका है? भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। कमल खिलेगा, गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पे कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद होंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद होंगी। भैंस की चोरी जो हुआ करती है वो तक बंद होगी, प्लाटों पे कब्जा बंद होंगे। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का बरसों से कब्जा है। जिस करहल में मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की और टीचर के रूप में पढ़ाया, जब उस सीट को अखिलेश ने अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए चुना तो किसी को भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये सीट यादव परिवार के लिए घर की तरह है। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के
एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। करहल के बारे में कहा जाता है कि सूबे में किसी की भी सरकार हो, यहाँ पर जोर साइकिल का ही रहता है। इसीलिए अखिलेश जब इस सीट से नामांकन भरने के लिए आए तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। बीती शाम चार्टर्ड प्लेन से अखिलेश सैफई पहुंचे थे, जहां सुबह होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। यहाँ अखिलेश भैया की जीत 100% है, कोई टक्कर में ही नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यहाँ करहल की धमक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। पूरे आप कह रहे कोई लड़ाई नहीं, पूरी मार्जिन की लड़ाई है। कितना मार्जिन होगा इस बार? 300 प्लस जाएगा वोट। अखिलेश यादव इसी सीट पर क्यों? उनका गृह जनपद है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश हाई है और अब की बार जनता जो है बदलाव चाहती है और भारी बहुमत से अखिलेश भैया विजयी होंगे, सरकार बनेगी और इसमें सबका सम्मान रखा जाएगा, इसमें किसी को अछूता नहीं रखा। अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था और अखिलेश ये दावा कर रहे थे कि करहल में तो उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जाना होगा। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। इन्हीं दावों के साथ अखिलेश अपने विशेष रथ से करहल पहुंचे और समर्थकों का अभिवादन करते हुए नामांकन भरा। नामांकन के बाद अखिलेश अपने परिवार और समर्थकों के साथ बाहर आए और कहा कि बीजेपी जिसे भी उतारेगी उसकी हार तय है। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव के इन तेवरों की वजह करहल विधानसभा सीट पर यादव वोट बैंक का वर्चस्व है। वे ही यहाँ पर जीत का गढ़ सेट करते हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,71,000 वोटर हैं। इसमें यादव वोटरों की संख्या लगभग 1,44,000 है। मतलब कुल वोटर्स का 38% वोट सिर्फ यादवों का है। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय मतदाता है। इसके अलावा लोधी और अन्य समाज के वोटर भी हैं। करहल पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीती रही है। बीजेपी करहल से सिर्फ 2002 में एक बार जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन जीत के बाद उसके विधायक ने पाला बदल लिया और ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश की जिस विधानसभा से माननीय अखिलेश यादव जी का नॉमिनेशन होता वहां से ऐतिहासिक वोटों से जीतते, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहां से नेताजी का लगाव रहा है। नेताजी लगातार छात्र जीवन से लेकर आज तक इस क्षेत्र से जुड़े रहे। तो मैं समझता हूं उन रिश्तों को आगे बढ़ाने का माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है, जो कि मैनपुरी वालों के लिए, करहल वालों के लिए और खुद हमारे परिवार के लिए बहुत ऐतिहासिक। बिल्कुल बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। यहाँ कोई बिल्कुल है ही नहीं, कोई विरोधी नहीं है। बीजेपी ने तो अभी कैंडिडेट उतारा ही नहीं है करहल। कुछ नहीं साहब, कोई है ही नहीं यहाँ करहल में, आखिर सिर्फ अखिलेश यादव। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी जिले की महत्वपूर्ण सीट है। मुलायम सिंह का यहाँ से पुराना रिश्ता रहा है। करहल के इसी जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव ने 21 सालों तक राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया और सियासी गलियों से होते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सर किसका जोर है करहल में? करहल में मैडम सिर्फ सपा के अलावा कोई नहीं है। सिर्फ सपा ही है जी। क्या यादव जी लोग यहाँ ज्यादा है, इस वजह से सिर्फ सपा है? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चलाई है, जनता को निचोड़ करके रख दिया है। अखिलेश जी जीतेंगे आराम से। माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं और हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है जो यहाँ से चुनाव लड़। तारीखें भले ही बीत गई हों, लेकिन इस कॉलेज में मुलायम सिंह यादव के नाम का अक्स अब भी छिपा हुआ है। इसी कॉलेज से मुलायम सिंह यादव गर्दिश से सत्ता के गलियार तक पहुँचे। 1963 में यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। उसके बाद 74 में वो राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने। लाभ के 2 पद जब घोषित हुए थे तो 1984 में उन्होंने त्याग पत्र दिया था, लेकिन मन से त्याग पत्र इस विद्यालय से आज तक नहीं दिया है। जब भी इधर से कहीं गुजरना होता है, हम सबको पता तो होता ही है, तो निवेदन करते हैं निश्चित रूप से भले ही गाड़ी में बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आए, लेकिन आते हैं। एक वक्त था जब बिल्कुल इसी तरह मुलायम सिंह यादव यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करते थे
1963 से लेकर 1984 तक पूरे 21 सालों तक यहां पर शिक्षक के तौर पर उनकी ओर से कार्य किया गया। लेकिन यही वो विद्यालय रहा जहां 1955 में उनकी ओर से 9वीं कक्षा में दाखिला लिया गया था। वो मुख्यमंत्री भले बन गए हों प्रदेश के, लेकिन इस जैन इंटर कॉलेज से उनका मोह कभी नहीं छूटा। गौरव का विषय है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे करेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत गौरव का विषय है और हम लोग सब तन मन से उनके लिए लगे हुए हैं। कोई चुनौती नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यहाँ केवल हर जात हर धर्म कोई भी व्यक्ति हो, एक तरफा वोट होगा। यहाँ सबके लिए वो अपने हैं। मैनपुरी जिले में आने वाली करहल विधानसभा में साल 2017 में कुल 49.57% वोट पड़े थे। सोबरन सिंह यादव को यहाँ 1,04,221 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की रमा शाके को 65,816 लोगों ने वोट दिया था। तीसरे नंबर पर बीएसपी का उम्मीदवार रहा था। समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव 2007 से इस विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि एसपी सिंह बघेल अखिलेश को कितनी टक्कर दे पाते हैं। करहल से श्रेया चटर्जी और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनाव में जब नंदीग्राम से ममता ने लड़ने का ऐलान किया तो अचानक पूरा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। ममता जानती थी कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, फिर भी वो चुनाव लड़ी और हार गई। लेकिन ममता के इस कदम ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी ही सीट तक समेट दिया, जिसका फायदा ममता की पार्टी को हुआ। तो सवाल है कि क्या एसपी सिंह बघेल को इसीलिए करहल से उतारा जा रहा है और क्या वो अखिलेश की घेराबंदी कर सकते हैं? सदर सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा यूपी में होता रहा। ये गठबंधन मालूम क्यों हुआ? तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। इन्होंने कहा गठबंधन करो, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, और मिलकर करेंगे दिल्ली की लूट की तैयारी। तो यहाँ दिल्ली का रास्ता यूपी से, ये गाजियाबाद से आगे हम लोगों ने घुसने नहीं दिया। गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल है, और गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? विपक्ष पर कविताओं से हमला करने में एसपी सिंह बघेल को महारत हासिल है, लेकिन आगरा कॉलेज में मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर रहे सत्यपाल सिंह बघेल क्या 2022 का सबसे बड़ा चुनावी उलटफेर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल यादव परिवार के सदस्यों से 3 बार मुकाबले में पिछड़ चुके हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर एसपी सिंह बघेल को 67,000 वोट से हराया। 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही डिम्पल यादव से वो 13,800 वोटों से पीछे होकर तीसरे नंबर पर रहे। और 2014 में फिरोजाबाद से ही रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव से वो 1 लाख से ज्यादा वोट से हार गए। फिरोजाबाद के लिए एक शेर सुन लो कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने को दिलों को जीत लिया जंग हार कर। फिरोजाबाद में तो दांत खट्टे करके आया था मैं, और फिरोजाबाद के किले में जो मैंने दरार पैदा की थी चंद्रसेन यादव ने उस किले को फिर जीत लिया। तो एसपी सिंह बघेल भले ही अपने गुरु मुलायम सिंह के परिवार से हारते रहे हों, लेकिन साइकिल के गढ़ में ही उसे कमजोर करने का श्रेय देने से वो खुद को नहीं रोकते। जहां कन्नौज लोकसभा, जहां डिम्पल यादव जी फिरोजाबाद से हारती हैं और कन्नौज से निर्विरोध होती हैं, फिर 14 में हारते हारते बचती हैं, अंततः 19 में हार जाती हैं। धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे। ये लोग अपनी राजधानियों में चुनाव लड़ते हैं। वो 3 राजधानियां ढह गई हैं, किले ध्वस्त हो चुके हैं, कन्नौज का, बदायूं का और फिरोजाबाद का। एसपी सिंह बघेल 1998 से 2009 तक जलेसर से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। इसके बाद वो 2010 से 2014 तक बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे। फिर एसपी सिंह बघेल भाजपा में शामिल हुए और साल 2015 में भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए। 2 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में एसपी सिंह बघेल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और टूंडला से विधायक बने। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें आगरा लोकसभा से टिकट दिया। चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने उन्हें कानून और न्याय राज्य मंत्री बनाया। 100% पूरी तैयारी है। जो फौज शांति काल में पसीना बहा लेती है, उसको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के नेतृत्व में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, उसके सहारे। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करहल में कमल खिलेगा और विकास और विनाश के बीच में ये इलेक्शन होगा।
चुनाव लड़ना हो या फिर संसद में खड़े होकर विपक्ष पर हमला करना, एसपी सिंह बघेल दोनों काम में माहिर हैं। इसीलिए बीजेपी ने मुलायम परिवार के लिए सुरक्षित मानी जा रही करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल को उतारकर अखिलेश पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अर्जुन अपना निशाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जनता के अंदर क्या उमंग, क्या उत्साह है पूरे जिले के अंदर, उसका अंदाजा आपने अभी देखा है। अधि हैं वो हारेंगे और जो सेवक हैं वो जीतेंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीत करके 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की नींद को उड़ा देने का काम जनता कर देगी, भाजपा का कार्यकर्ता कर देगा और हमारे जीतने वाले विधायक कर देंगे। चुनावों में उलटफेर होना आम बात है। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक कभी न कभी चुनाव हारे हैं। इसीलिए यादव परिवार के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने का अनुभव रखने वाले एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ उतारा है। करहल से श्रेया चटर्जी और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आप देखते रहिए आज तक।